दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे एसएससी, रेलवेज और बैंक एग्जाम्स में, या तो यूँ कहें कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएससी एग्जाम्स में किस तरह बनाया जाएगा सिलेबस, किस तरह रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिन एग्ज़ाम्स में मैथ्स नहीं आती जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, उसमें भी मैथ्स इंक्लूड की जाएगी या नहीं। दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको 5 पॉइंट्स में इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नंबर 1, सीईटी है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए दोस्तों, लास्ट कुछ ईयर्स में ऐसा देखा गया कि एक एग्ज़ाम का डिस्पोजल होने में, यानी कि मतलब उसके फॉर्म फिलिंग से लेके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग ऑर्डर इशू करने के बीच का जो समय होता है वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल का लग जाता है। अभी हम लोग का ही देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है, जबकि 2018 बैच का एग्ज़ाम है वो। सेम वही है एसएससी सीजीएल 2018 के बैच के लिए भी। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है वो एसएससी का भी फॉर्म भरता है, बैंक का भी फॉर्म भरता है और रेलवेज का भी फॉर्म भरता है। तो मान लीजिए कि अगर इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसने 25 एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप किया है, तो उस 25 एग्ज़ाम के लिए उसको 25 बार फीस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 25 बार फॉर्म फिलिंग करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके अलावा उसको 25 अलग अलग प्रीलिम्स के लिए बैठना पड़ेगा, जिसमें कि काफ़ी समय जाता है और काफ़ी एनर्जी जाती है। तो ऐसे में भारत सरकार ने ये कहा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें कि इन तीनों ही सेक्टर्स के लिए, इन तीनों ही सेक्टर्स में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी जॉब्स के लिए, उन सबका प्रीलिम्स कंबाइन कर दिया जाए। इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को। होगा क्या कि एक एजेंसी सेटअप की जाएगी जिसको बोलेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उसमें एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा, उस वेब पोर्टल पे आप जाके अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के चलते ही आप सीईटी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उस सीईटी में आपका जो भी परसेंटाइल बनेगा, उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के फर्दर एग्जाम्स के फर्दर टीयर्स के लिए कॉल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सीईटी में बैठा और मेरा परसेंटाइल बना 90%, तो उसके बाद क्या होगा कि एसएससी, बैंक और रेलवेज तीनों ही अपने अपने नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि भाई इस पोस्ट के लिए हमने जो परसेंटाइल डिसाइड किया है वो है 95%, रेलवेज का आएगा 90% और बैंक आएगा 85%। तो ऐसे में ऑब्वियसली मैं एसएससी को छोड़ के रेलवेज और बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो गया। ठीक उसी तरह जब नेक्स्ट सीईटी देंगे उसके बेसिस पे कुछ परसेंटाइल निकलेगा, उसके बेसिस पे हमारी एलिजिबिलिटी डिफाइन की जाएगी। याद रखिए, ये सिर्फ प्रीलिम्स है, सिर्फ प्रीलिम्स है। इसमें आपका जो भी परसेंटाइल बनेगा उससे ये डिसाइड किया जाएगा कि आप फर्दर टीयर्स, जो फर्दर टीयर्स होते हैं जैसे कि डिस्क्रिप्टिव होता है, स्किल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आप कॉल किए जाओगे या नहीं, ये डिसाइड करेगा आपका परसेंटाइल। पॉइंट नंबर 2, सीईटी कितनी बार होगा और उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, एक साल में सीईटी 2 बार होगा, 6 मंथ्स के गैप में। जैसे कि मान लीजिए एक बार आपका जनवरी में हुआ तो फिर अगली बार जुलाई में होगा, तो इस तरह से एक साल में 2 बार सीईटी होगा। और एक बार जो आपका सीईटी में स्कोर बन गया वो 3 साल तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। कहने का मतलब है, अगर सपोज करिए फर्स्ट सीईटी में मेरा 90 परसेंटाइल बनता है, तो उस रिजल्ट के डिक्लेरेशन के डे से लेके 3 साल तक जो भी वैकेंसीज निकलेंगी एसएससी, बैंक और रेलवेज में, जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उन सब के लिए हम एलिजिबल रहेंगे अपने सीईटी के परसेंटाइल के बेसिस पे। एक साल में 2 बार होगा। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि डिफाइन कैसे किया जाएगा कि किस लेवल पे सीईटी होगा। भाई एसएससी, बैंक और रेलवेज तीनों ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल के बेसिस पे भी जॉब निकलती है, 12th के एलिजिबिलिटी बेसिस पे भी जॉब निकलती है और ग्रेजुएशन के एलिजिबिलिटी बेसिस पे भी जॉब निकलती है। ठीक उसी तरह सीईटी भी होगा। सीईटी 3 अलग अलग सेक्टर्स में कंडक्ट कराया जाएगा। 10th के बेसिस पे अलग सीईटी होगा, 12th के बेसिस पे अलग होगा और ग्रेजुएशन के बेसिस पे अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों के लिए ही एलिजिबल हूँ। तो ऐसे में मुझे 3 अलग अलग सीईटी में बैठने का मौका मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 आता है इसका पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सिलेबस के बारे में तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं इशू हुआ है। एक अंदाज़ा अगर हम लोग लगाना चाहें तो यही लगा सकते हैं कि भाई जैसे पेपर ज़्यादातर एसएससी के पेपर होते हैं, यानी 200 मार्क्स का पेपर समझ लीजिए होगा, 50 50 50 50 नंबर्स में रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जीएस को डिवाइड कर देंगे। तो ये एक अंदाज़ा है कि ऐसे शायद पेपर हो सकता है। जहाँ तक बात है पैटर्न की, तो पैटर्न सेम रहेगा, फिर चाहे वो 10th लेवल का सीईटी हो, 12th लेवल का सीईटी हो या ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी हो। एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम में जो मार्क्स कंपोजिशन है वो सेम रहेगा।
जस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंतर होगा। ऑब्वियसली 10th लेवल का जो पेपर होगा वो कंपैरेटिवली इजी होगा ग्रेजुएशन लेवल के पेपर से। पॉइंट नंबर 4, सीईटी के एडवांटेजेस क्या हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो जाहिर सी बात होगी इसके कुछ मेरिट्स हैं। सबसे बड़ी मेरिट तो यही है दोस्तों कि अगर आप एसएससी, रेलवेज और बैंक तीनों के एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में आपको हर एग्जाम के सेपरेट प्रीलिम्स में बैठना नहीं पड़ेगा। आप एक बार सीईटी में बैठोगे, आपका जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप फर्दर टीयर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी बड़ी बात यह है इसमें दोस्तों कि अभी तक क्या होता था कि जो इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स होते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते थे इन 3 सेक्टर्स में, एसएससी, बैंक और रेलवेज में, ये सिर्फ 2 मेजर लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराए जाते थे, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब ये 2 लैंग्वेजेस में ही एग्जाम्स नहीं होंगे, बल्कि 12 इंडियन लैंग्वेजेस में एग्जाम कराए जाएंगे और आगे आने वाले समय में शायद और लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे में जो रीजनल कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको सपोज करिए साउथ इंडियन कैंडिडेट है जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में उसकी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम होगा जिसमें उसको काफ़ी ईजी रहेगा। तीसरा पॉइंट ये है इसमें कि अभी तक क्या होता था कि जो एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के सेंटर्स होते थे वो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में डाले जाते थे। सपोज करिए आप एक कॉर्नर में हैं यूपी के, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम देने के लिए यूपी के दूसरे कॉर्नर में जाना पड़े, जिसमें आपको 600 से 700 किलोमीटर्स की जर्नी भी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी बच्चों के एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कई बार तो ऐसा भी होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर डाले जाएंगे, तो 1000 का मतलब तो ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर पड़ेंगे। तो इस वजह से काफ़ी ईजी हो जाएगा लोगों के लिए आना जाना। भाई हम अगर सपोज करिए किसी गांव में रहते हैं तो हमारे नियर बाई जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें एग्जाम का सेंटर पड़ जाएगा, तो हमको जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कि इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के जो एग्ज़ाम होते हैं वो इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट कराए जाते हैं कि उसमें मिसकंडक्ट और चीटिंग जैसी बात होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप देखिए एवरी नाउ एंड देन खबर आती है कि यहाँ पे इस सेंटर में चीटिंग पकड़ी गई या यहाँ पे ये करप्शन पकड़ा गया। तो आप खुद ही सोचिए, जब कुछ चुनिंदा सेंटर्स में जब एग्ज़ाम हो रहा है तब ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो अगर 1000 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम्स होंगे तो चीटिंग्स और मिसकंडक्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप 6-6 महीने में एग्ज़ाम करा रहे हो, 6-6 महीने में सीईटी करा रहे हो, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप 6-6 महीने में वैकेंसीज भी इशू करो और उनका डिस्पोजल भी करो। आप अभी रिसेंटली देख ही रहे हो, इधर 2-3 साल से वैकेंसीज कितनी ज़्यादा कम करती जा रही गवर्नमेंट। तो ऐसे में हर 6 महीने में वैकेंसीज निकालेगी गवर्नमेंट और उसको फुलफिल भी करेगी, ये सोचना ही काफ़ी मुश्किल है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सीईटी में मैथ्स इंक्लूड की जाएगी? कहने का मतलब ये है कि उन एग्ज़ाम्स में जिसमें मैथ्स नहीं आती, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम या रेलवे से कुछ एग्ज़ाम्स पे ऐसे होते हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स नहीं आती, उसमें भी मैथ्स इंक्लूड की जाएगी या नहीं? तो देखिए दोस्तों, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की, तो वो टोटली स्किल ओरिएंटेड एग्ज़ाम है। अगर भाई उसमें मैथ्स डालनी होती तो पहले से ही एसएससी डाल के रखता, लेकिन उसमें मैथ्स नहीं आती, उसमें सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस आती है। तो अगर पहले से ही मैथ्स नहीं आती तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि आगे सीईटी में भी मैथ्स इंक्लूड की जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ऐसा हो सकता है कि जो भी एनालिसिस की जाएगी वो सिर्फ जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे की जाएगी। सपोज करिए आप सीईटी में बैठ रहे हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर में अपीयर होगे स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए, हो सकता है जो नोटिफिकेशन निकाली जाए एसएससी द्वारा उसमें ये लिखा हो कि जो परसेंटाइल बनाया जाएगा एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए, वो सिर्फ जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग के बेसिस पे बनाया जाएगा, उसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं रहेगी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक सोच है, ये बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है। चांसेस इसके भी हैं कि मैथ्स इंक्लूड की जाएगी और इसमें हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, इस चीज़ के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है। दोस्तों देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर मैथ्स इंक्लूड होगी तो वो सबके लिए होगी, अगर नहीं होगी तो वो किसी के लिए भी नहीं होगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मेंटली हम उस चीज़ को लेके पहले से ही प्रिपेयर रहें कि भाई अगर होगी तो वी विल फेस इट। हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, उस हिसाब से अपनी अप्रोच को चेंज करेंगे कि हम मैथमेटिक्स को भी कोप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट बना सकें। तो इस बात को लेके बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि मैथमेटिक्स को एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर होता है तो वी विल कोप विद इट। हमको अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा और वी विल वर्क ऑन इट।
तो इस वीडियो में आई होप कि आपको CET से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैंने जो जो बातें आपको इसमें बताई हैं उसका एक जिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ताकि आप उसको पढ़ सकें और फिर से उसको समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप और वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू। जय हिंद।